डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नेक्स्ट इक्वेशन है उस नेक्स्ट इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग बेस ई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बताओ नेक्स्ट समीकरण क्या है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग ई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। देखिएगा यहाँ पे ई सेल क्या है, ई सेल है सेल का सेल विभव। ई सेल क्या है, ई सेल है सेल का सेल विभव। ई नॉट सेल क्या है, सेल का मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। आर क्या है, गैस स्थिरांक, और गैस स्थिरांक का मान कितना होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। टी क्या है, तापमान, और तापमान किस में रखते हैं बताओ, केल्विन में। किस में रखते हैं, केल्विन में। स्मॉल एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। एफ क्या है, फैराडे आवेश। एफ क्या है, फैराडे आवेश, और फैराडे आवेश का मान होता है 96,500 कूलाम लगभग। ठीक है, और लोग ई, लोग ई क्या है, बेस ई पर लघु गुणक निकालना है, मतलब लोग आपको निकालना है प्रोडक्ट यानी उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या अभिकारक की सांद्रता। लोग ई बराबर होता है 2.303 लोग 10। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं वो 99.99% 298 केल्विन तापमान पर पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इस समीकरण को 298 केल्विन तापमान पर प्राप्त करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 298 केल्विन तापमान पर प्राप्त करेंगे। क्या किया, आर का मान रख दिया। आर का मान कितना बताया मैंने, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। टी का मान रख दिया 298 केल्विन, क्योंकि मुझे इस समीकरण का 298 केल्विन तापमान पर रूप प्राप्त करना है। फिर मैंने क्या किया, एफ का मान रख दिया कितना, लगभग 96,500 कूलाम। और स्मॉल एन का मान हमें रखना नहीं है, क्योंकि स्मॉल एन जो होता है वो चेंज होता रहता है न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए स्मॉल एन का मान हम नहीं रखेंगे। और लोग ई का मान हमने रख दिया कितना, 2.303 लोग 10। ठीक है, अब जो हमें समीकरण प्राप्त होगी वो 298 केल्विन तापमान पर प्राप्त होगी। वो समीकरण क्या होगी, देखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन लोग बेस 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये समीकरण आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट याद रखनी है। बताओ ये समीकरण कितने केल्विन तापमान पर है, ये समीकरण है 298 केल्विन तापमान पर। नेक्स्ट समीकरण कितने केल्विन तापमान पर है बताइएगा, 298 केल्विन तापमान पर। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल किस प्रकार सॉल्व करें। तो देखो न्यूमेरिकल आपको किस प्रकार दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन में ई सेल का मान पूछा जाएगा, मतलब सेल का सेल विभव आपसे पूछा जाएगा।
या तो आपको डायरेक्टली मानक सेल विभव दे दिया जाएगा। तो मानक सेल विभव यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तब तो उसे आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दोगे, और यदि आपको मानक सेल विभव नहीं दिया जाता तो आपको मानक सेल विभव निकालना पड़ेगा। और मानक सेल विभव निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड का मान आपको गिवन होगा, ई नोट एनोड का मान आपको गिवन होगा। दोनों के मान यहाँ पर रख देने हैं और किसका मान निकाल लेना है, ई नोट सेल का। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में हमेशा मानक अपचयन विभव के मान रखने हैं, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो। कैथोड का भी मानक अपचयन विभव रखना है, एनोड का भी मानक अपचयन विभव रखना है। यदि आपको मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं, कैथोड का, एनोड का या फिर दोनों का आपको मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, तो पहले आप चिन्ह परिवर्तित करके उनके मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लोगे और उन मानक अपचयन विभव को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी स्मॉल एन की और हमें जरूरत पड़ेगी लोग निकालने की। तो हम स्मॉल एन का मान और लोग का मान किस प्रकार निकालते हैं पहले वो सीख लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या हो जाए, जगह हो जाए ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन log 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम स्मॉल n का मान निकालना सीखेंगे। स्मॉल n क्या होता है, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। मतलब एनोड की धातु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। और कैथोड की धातु के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आयन के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं वो हम ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको सेल का प्रदर्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सेल का प्रदर्शन। सेल का प्रदर्शन किस प्रकार से आपको दिया जाएगा, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ A/A+2, A/A+2, A सॉलिड होगा, A+2 के नीचे AQ लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस। कोष्टक में इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी, मान लिया 1m। फिर लवण सेतु, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया B+2 एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली 2m और ऑब्लिक लगा के मैंने लिख दिया Bs। तो इस रूप में आपको सेल का प्रदर्शन दिया जाएगा। अब देखो ये लवण सेतु है, मैंने आपको बताया था लवण सेतु के बाईं ओर वाला जो भाग होता है वो एनोड होता है। तो बताओ ये तो क्या होगा, एनोड होता है। ये क्या होगा बताओ, एनोड। और लवण सेतु के दाईं ओर वाला भाग क्या होता है, कैथोड होता है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल n का मान निकालने के लिए एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखेंगे। और किस प्रकार लिखते हैं देखिएगा। एनोड की अभिक्रिया लिखने के लिए आपको इसको क्रिया कारक मानना है और इसको उत्पाद मानना है, और बीच में जो ये ऑब्लिक किया जो लाइन खींची गई है इसको तीर का निशान मान लेना है। तो A को किस में बदलोगे, A+2 में। और कैथोड पर क्या करना है, B+2 को B में बदलना है, मतलब B+2 को अभिकारक मानना है और B को क्या मानना है, उत्पाद। और आपको ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर। कैसे हो रहा है वो देखिएगा। देखो A किस में चेंज हो रहा है, A+2 में। तो बताओ A जब A+2 में चेंज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। A जब A+2 में चेंज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कैसे पता चला, ये देखो A को अभिकारक माना और A+2 को क्या माना, उत्पाद। A अभिकारक हो गया और A+2 क्या हो गया, उत्पाद हो गया। बताओ ये क्या होगा, सॉलिड, और ये क्या होगा, एक्वस। ठीक है। अब बताओ कैथोड की रिएक्शन। बताओ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के रूप में अभिक्रिया लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 0, और यहाँ पे कितनी हो गई, +2। अब हम क्या करेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड की जो रिएक्शन होती है वो अपचयन की रिएक्शन होती है। और अपचयन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो इसको अभिकारक मानना है और इसको क्या मानना है, उत्पाद। जो पहले लिखा हुआ है उसको अभिकारक और जो बाद में लिखा हुआ है उसको उत्पाद। जैसे इसको अभिकारक माना, इसको उत्पाद माना, ये अभिकारक, ये उत्पाद, ये अभिकारक और ये उत्पाद। तो बताओ B+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन
बताओ B+2 B में कब चेंज होगा, जब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ग्रहण हो गए। इसका मतलब स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी स्मॉल n का मान कितना होगा, 2 होगा। स्मॉल n कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो तो जो संख्या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आपस में कैंसिल आउट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या कैंसिल आउट होती है वो स्मॉल n का क्या होता है, मान होता है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, ये हाफ रिएक्शन हो गई एनोड की और ये हाफ रिएक्शन हो गई कैथोड की, ये एनोड की अर्ध अभिक्रिया हो गई और ये कैथोड की अर्ध अभिक्रिया हो गई। दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़ करके हम एक समीकरण बना लेंगे। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास अब जो सेल अभिक्रिया आएगी वो क्या होगी, AS प्लस B+2 AQ इज इक्वल टू A+2 AQ प्लस BS। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आ चुकी, सेल अभिक्रिया आ चुकी। तो आपको क्या करना है, जो सेल का प्रदर्शन आपको दे रखा है, सेल का जो प्रदर्शन आपको दे रखा है उससे पहले एनोड की अर्ध अभिक्रिया लिखनी है, फिर कैथोड की अर्ध अभिक्रिया लिखनी है और फिर सेल की सेल अभिक्रिया लिख लेनी है। यदि आपको सेल का सेल प्रदर्शन, सेल का प्रदर्शन नहीं दे रखा है, सेल का सेल प्रदर्शन नहीं दे रखा है तो फिर आपको डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन भी दी जा सकती है, तो आपका काम और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन को आपको सेल रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन देके पूछ सकता है या सेल की सेल अभिक्रिया देके पूछ सकता है। तो बताओ अब ये जो सेल अभिक्रिया आई, इस सेल अभिक्रिया के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है वो सेल अभिक्रिया की है, तो सेल अभिक्रिया की नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, स्मॉल n का मान कितना आया, 2। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में कैंसिल आउट होती है वो स्मॉल n का क्या होता है, मान log बेस 10। बताओ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये दोनों प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी A+2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये जो स्क्वायर का साइन है ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+2 यानी A+2 की सांद्रता गुणा B की सांद्रता बटा A की सांद्रता गुणा B+2 की सांद्रता। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा एक माननी है। शुद्ध ठोस का मतलब जैसे ये शुद्ध ठोस है और ये भी क्या है, शुद्ध ठोस। मतलब जिस क्रिया कारक या उत्पाद के साथ कोष्टक में S लिखा हुआ हो, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ जिस पर कोई आवेश नहीं हो वो शुद्ध ठोस होगा। जैसे ये शुद्ध ठोस है और ये क्या है, शुद्ध ठोस। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको एक माननी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी माननी है, एक। तो बताओ यहाँ पर आपका मान कितना आएगा, एक, और यहाँ पर भी कितना आएगा, एक। तो याद रखिएगा जिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ स्मॉल s लगा हुआ हो कोष्टक में नीचे, या फिर जिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर कोई आवेश नहीं हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा कितनी माननी है, एक। और जिन पर आवेश हो जैसे A+2 और B+2 उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको A+2 की दे रखी है और ये कॉन्सेंट्रेशन आपको B+2 की दे रखी है। तो बताओ A+2 की कॉन्सेंट्रेशन लिख दोगे, B+2 की कॉन्सेंट्रेशन लिख दोगे और क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व। तो ये मैंने आपको पहला एक एग्जाम्पल बताया कि इस प्रकार से आपको सेल का प्रदर्शन दिया जा सकता है। देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, A/A+3, इसको सॉलिड मान लिया और ये क्या होगा, एक्वस। ये सॉलिड होगा क्योंकि कोई आवेश नहीं है और जिस पर आवेश हो वो क्या होता है, एक्वस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ली मैंने 0.1 m। फिर लवण सेतु लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने B+2/B, ये एक्वस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली 0.01/BS। अब देखो ये सेल का प्रदर्शन आपको दे रखा है, ये क्या होगा, एनोड होगा। लवण सेतु के बाईं ओर क्या होता है बताओ, एनोड, और लवण सेतु के दाईं ओर क्या होता है बताओ, कैथोड होता है।
लवण सेतु के बाईं ओर क्या होता है, एनोड, और लवण सेतु के दाईं ओर क्या होता है, कैथोड। तो इस सेल के प्रदर्शन से हम एनोड की अर्ध अभिक्रिया यानी हाफ रिएक्शन ऑफ एनोड और कैथोड की अर्ध अभिक्रिया यानी हाफ रिएक्शन ऑफ कैथोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एनोड की अभिक्रिया लिखते हैं। तो देखो एनोड की अभिक्रिया कैसे होगी, ये देखो ये क्या है, अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। कैथोड में ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। तो सबसे पहले हम एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख लेते हैं। बताओ ए किस में चेंज हो रहा है, A+3 में। ए किस में चेंज हो रहा है, A+3 में। ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, एक्वस। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 3 का, क्योंकि आवेश में 3 की वृद्धि हो रही है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। B+2 किस में चेंज हो रहा है, बी में। तो हम लिखेंगे B+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए लेकिन यहाँ पर ग्रहण कितने हुए, 2। तो ऐसी स्थिति जब आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे पहले समान कर लेनी है। और समान किस प्रकार करोगे वो देखिएगा। जैसे देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो अपचयन की जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किस पर हो रही है बताओ, कैथोड पर। जो अपचयन की अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया से गुणा करना है, और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको अपचयन वाली अभिक्रिया से क्या कर देना है, गुणा। यानी 2 को, इस समीकरण को 3 से गुणा करोगे और इस समीकरण को किससे गुणा करोगे, 2 से। देखो ये जो संख्या है ना, इसको इस समीकरण से गुणा कर दो 2 से, और इस समीकरण को इस संख्या से गुणा कर दो मतलब 3 से। ठीक है, तो बताओ ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल आउट होते हैं वही क्या होती है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n। तो बताओ यहाँ पर स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ अब हमारे पास a कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 2a कोष्टक में s प्लस बताओ B+2 कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3B+2 एक्वस इज इक्वल टू, बताओ A+3 कितने हो गए, 2, और बताओ B कितने हो गए, 3। ये S हो जाएगा, जिस पर कोई आवेश नहीं हुआ है और जिस पर आवेश है वो क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेल अभिक्रिया आ गई। ये क्या है, सेल अभिक्रिया। और इस सेल अभिक्रिया से हम क्या लिख लेंगे, ई सेल की इक्वेशन। तो बताओ ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, बताओ स्मॉल n का मान कितना आया, 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हुए, कैंसिल आउट। जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपस में कैंसिल आउट होता है वही स्मॉल n होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 log base 10। अब बताओ प्रोडक्ट क्या है, एक तो प्रोडक्ट है A+3। अब देखो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, उनको घात में आपको लिखना है, पावर में लिखना है। जैसे A+3 बताओ कितने हैं, 2, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, A+3 इंटू बाई A+3। तो 2 बार लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। बताओ B को कितनी बार लिखना पड़ेगा, B 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 मोल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, B के ऊपर पावर 3 लगा देते हैं। बताओ A रिएक्टेंट है, A की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और B+2 की पावर कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 3। क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि जो गुणांक हैं उन गुणांकों को हमेशा किस में लिखना है, घात में लिखना है। तो ये क्या हो गई नेक्स्ट इक्वेशन, कौन सी, सेल अभिक्रिया की, इस सेल अभिक्रिया की या इस सेल के प्रदर्शन की। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, स्मॉल n का नंबर किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना होता है, और हम आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर सीख लेंगे। तो स्मॉल n का वैल्यू आपको मैंने फाइंड आउट करना बता दिया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिखना मैंने आपको बता दिया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को लिखना मैंने आपको बता दिया। अब लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो और देख लेते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स के 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक है लोग ज्ञात करना। तो देखो लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। लोग A गुणा B
इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b। log a गुणा b यानी log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b। log a डिवाइडेड बाई b होता है log a माइनस log b, यानी log a बटा b बराबर होता है log a माइनस log b। गुणा का निशान प्लस में बदलना है और भाग का निशान किस में बदलना है, माइनस में। log a की पावर b बराबर होता है b log a, b log a, यानी पावर जो होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। पावर को कहाँ लेके आ गए, आगे। a log b बराबर होगा b log a। वापस से सुन लो, log a गुणा b बराबर होता है log a प्लस log b। log a बटा b बराबर होता है log a माइनस log b, और log a की पावर b बराबर होता है b log a। अब आपको log के कुछ मान याद रखने हैं। कौन कौन से, देखो log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो बताओ, एक के आगे जितने जीरो वही log का मान। जैसे इस एक के आगे कितना जीरो, एक भी जीरो नहीं है, जीरो जीरो है, तो बताओ log 1 का मान कितना हो गया, 0। log 10 का मान कितना, 1, एक जीरो है ना। यहाँ पर कितने जीरो है, 2, तो 2 हो गया। यहाँ पर कितने जीरो है, 3, 3 हो गया। log 10,000 का मान कितना होगा, 4, log 4 हो जाएगा। log 1 लाख का मान कितना होगा, 5, log 10 लाख का मान कितना होगा, 6, log 1 करोड़ का मान कितना होगा, 7। तो ये log के कुछ मान है। इसके अलावा आपको याद रखना है log 2 का मान आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको log का मान दिया ही जाए। तो log 2 बराबर होता है 0.3010, ये आपको मान अच्छे से याद रखना है। log 2 का मान बहुत ज़्यादा काम में आता है। log 3 का मान भी आपको याद रखना है 0.4771, 0.4771। log 4 का मान आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। log 2 को आपको याद रखना है, log 3 आपको याद रखना है 0.4771। log 4 याद रखो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। log 4 होता है log 2 गुणा 2। log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। और log 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 2। log 2 का मान आपको याद ही है, कितना, 0.3010 प्लस 0.3010, बताओ कितना हो जाएगा, 0.6020। ठीक है। log 5 भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, निकाल सकते हो एग्जाम में जब जरूरत पड़े। log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10/2। log 5 बराबर क्या होता है, log 10/2 होता है। log 10/2 को हम क्या कर सकते हैं, log 10 माइनस log 2। log 10 का मान कितना, 1, और log 2 का मान कितना, 0.3010। एक में से इसको आप माइनस कीजिएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 0.699 आ जाएगा। log 6 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप बार बार इनको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। log 2 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। log 2 का मान कितना, 0.3010। log 3 का मान कितना, 0.4771। सॉल्व करोगे 0.7781 आ जाएगा, 0.7781 आ जाएगा। log 7 है ना, वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि log 7 आप निकाल नहीं सकते। log 7 निकालने के लिए या तो log 3.5 इंटू बाई 2 करोगे तो 3.5 का कहाँ से लाओगे, या फिर log 14/2 करोगे और 14 का कहाँ से लाओगे। इसलिए आपको डायरेक्टली log 7 की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, 0.845। log 8 होता है log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, log 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 log 2। ये देखो पावर जो होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। log a की पावर b, b log a। तो बताओ log 2 की पावर 3, 3 log 2, यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 0.3010। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0.9030। अब देखो log 9, log 9 आप फाइंड आउट कर सकते हो 3 की पावर 2 से। 2 log 3 पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। log
3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 3 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू भाई 0.4771, इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.9542, ठीक है। और log 10 का मान मैंने आपको बता दिया। तो log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू आपको इस प्रकार से फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको आगे यदि ज़रूरत पड़ती है तो या तो आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी, और एग्ज़ाम में अगर नहीं दी जाती है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको log 11 निकालना हो, अब log 11 कैसे निकालें, log 11 कैसे निकालें, क्योंकि log 11 निकालने के लिए या तो आपको log 5.5 इंटू बाई 2 करना पड़ेगा, तो 5.5 की कहाँ से लाओगे, या log 22/2 करना पड़ेगा, तो या तो आपको log 11 की वैल्यू दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाती है तो फिर आपको काम चलाना है कैसे। log 11 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू log 10 प्लस log 12 डिवाइडेड बाई 2, लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट ए रूल, बट आपका काम चल जाएगा। जैसे log 12 निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, log 6 इंटू 2 कर लोगे, 6 इंटू 2 कर लोगे, 6 का मान आपको निकालना आता है, ये मैंने आपको सिखा दिया, तो आप 6 इंटू 2 से log 12 निकाल सकते हो। लेकिन log 13 कैसे निकालें, तो log 13 लगभग होगा log 11 प्लस log 12 प्लस log 14 डिवाइडेड बाई 2, लगभग बराबर, मतलब काम चल जाएगा, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो log इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे log 25 है तो log 5 गुणा 5 कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो, कोई ऐसा ओड नंबर आ गया जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एवरेज निकाल सकते हो, या फिर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप log की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नए समीकरण पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, निम्न सेल का सेल विभव ज्ञात करो। ये आपको सेल का सेल प्रदर्शन दे रखा है, इसमें ये लवण सेतु है, तो बताओ लवण सेतु के बाईं ओर वाला भाग क्या होता है, एनोड, ये क्या होगा बताओ, एनोड, और लवण सेतु के दाईं ओर वाला भाग क्या होता है बताओ, कैथोड, ठीक है। आपको E0 Cr+3 ऑब्लिक Cr इज इक्वल टू दे रखा है -0.75 वोल्ट, E0 Fe+2 ऑब्लिक Fe आपको दे रखा है -0.45 वोल्ट, और सेल का क्या पूछा है, सेल विभव। और सेल विभव ज्ञात करने के लिए हम कौन सी समीकरण काम में लेंगे, नैश समीकरण। तो बताओ नैश समीकरण क्या हो जाएगी, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n log बेस 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमें देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो E0 सेल चाहिए, एक स्मॉल n चाहिए, और एक हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, और एक हमें रिएक्टेंट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम E0 सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, E0 सेल। तो बताओ E0 सेल आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हो सकता है आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिया जाए, तो डायरेक्टली दिया जाएगा तो ये दोनों वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। तो E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बताओ इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं, अपचयन विभव के। और ये दोनों मान आपको बताओ कौन से दे रखे हैं, अपचयन विभव के। देखो अपचयन के रूप में लिखा हुआ है, +3 से 0 +2 से 0, अपचयन के रूप में। इस एरो, इस ऑब्लिक को आपको एरो मानना है। तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या में कमी दिखा रखी है ना, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी दिखा रखी हो तब वो क्या होता है, अपचयन विभव। इस बात को मैंने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें मैंने आपको ये बात समझा दी है, उसमें आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बताओ E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये अपचयन विभव, और ये क्या है, अपचयन विभव। इलेक्ट्रोड विभव वाला जो वीडियो था उस वीडियो में आप इस बात को देख सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले कैथोड कौन है, कैथोड ये है, ये क्या है, कैथोड। तो बताओ कैथोड के लिए मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है, -0.45 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे -0.45 माइनस, फिर बताओ एनोड का कितना है, -0.75। सॉल्व करेंगे तो -0.45 प्लस 0.75 इज इक्वल टू +0.30 वोल्ट। तो बताओ E0 सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.30 वोल्ट आ गई। अब देखिएगा हमें स्मॉल n और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। कॉन्सेंट्रेशन तो आपको दे रखी है, लेकिन ये पता करना है कि प्रोडक्ट कौन कौन होंगे और रिएक्टेंट कौन कौन होंगे। उसके लिए हमें इस सेल के लिए सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप
जो एनोड है उसकी अर्ध अभिक्रिया लिखोगे। बताओ क्रोमियम रिएक्टेंट हो गया और क्रोमियम +3 क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो क्रोमियम किस में चेंज होगा, क्रोमियम +3 में। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3, क्योंकि आवेश में +3 की क्या हो रही है, वृद्धि। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बताओ क्या बनाएगा, Fe। Fe+2 से Fe बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। क्रोमियम से क्रोमियम +3 बन रहा है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, 3। तो अब बताओ दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है क्या, नहीं है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, बराबर। तो बताओ इस समीकरण को तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इस समीकरण के इलेक्ट्रॉन की संख्या से ऊपर वाली समीकरण को गुणा करना है, ऊपर वाली समीकरण के इलेक्ट्रॉन की संख्या को नीचे वाली से क्या करना है, गुणा। तो बताओ दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 से गुणा होते ये 6 हो जाएगा, और ये जो 2 है वो 3 से गुणा होकर 6 हो जाएगा। तो बताओ स्मॉल n कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम दोनों से एक समीकरण बना लेंगे दोनों को ऐड करके। तो बताओ 2Cr + 3Fe+2 = 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2Cr + 3 Fe, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस और ये क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, अब हम नए समीकरण जो है उसमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पुट कर देंगे, फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे और फिर आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ई सेल = E0 सेल कितना आया बताओ, 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n कितना आया बताओ, 6 आया, लोग। अब बताओ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो एक तो Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 m। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन का बताओ क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर। और Fe की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, क्यूब होगा। Fe की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, क्यूब होगा। Cr+3 का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 का पावर लग जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। और Fe का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, 3, तो बताओ पावर कितनी लग जाएगी, 3। रिएक्टेंट कौन कौन है, क्रोमियम और Fe+2, तो क्रोमियम की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और Fe+3 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्रोमियम +3 की वैल्यू रखेंगे, Fe की वैल्यू रखेंगे, क्रोमियम की वैल्यू रखेंगे, Fe+3 की रखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। तो बताओ ई सेल = 0.30 माइनस ये जो 0.0591 डिवाइडेड बाई 6 से ये लगभग कितनी पर कट जाएगा बताओ, 0.1 टाइम। ठीक है, 0.01 लोग। बताओ क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। और बताओ Fe की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा, तो 1 को रखने की आवश्यकता नहीं है। क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1, मैंने बताया था ना, शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा कितनी होती है, 1। Fe+2 कौन है बताओ, Fe+2 ये रहा, Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 का बताओ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल = 0.30 माइनस 0.01, 0.0591 में 6 का डिवाइड करोगे, इस संख्या को आप लगभग 0.06 मान सकते हो। तो 6 का डिवाइड करोगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। इसको लगभग कितना मान लेना आप, 0.06 मान लेना। श्योर इतना ही करना है, लेकिन मानना कितना है, 0.06। तो 0.06 में 6 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लोग। अब बताओ 0.1 इंटू बाई 0.1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू बाई 0.01 इंटू बाई 0.01। ठीक है, आगे करते हैं, 0.30 माइनस 0.01 लोग। देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब नीचे तो क्या आ जाएगा 100। अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, और इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 100 से 100 कट जाएगा, तो बताओ क्या आ गया,
0.30 माइनस 0.01 log 10 टू दी पावर कितनी आई बताओ, 4 आ गई, 10 टू दी पावर 4 आ गई। तो 0.30 माइनस 0.01 बताओ पावर आगे आ जाती है 4 log 10, और log 10 का मान कितना 1, ये इंटू बाई 4 होगा ना यहाँ पर। तो बताओ 0.30 माइनस 0.04, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.26 वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, आपको सेल का सेल विभव पूछा था, सेल का प्रदर्शन दे रखा था, और एनोड और कैथोड के मानक अपचयन विभव आपको दे रखे थे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नए समीकरण लिखोगे, फिर ई नोट सेल का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ई नोट सेल कितना आया बताओ, ये आ गया। फिर आपने क्या, सेल के प्रदर्शन को देखते हुए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को लिखा, फिर सेल अभिक्रिया को लिखा, और सेल अभिक्रिया को लिख करके जो कॉन्सेंट्रेशन थी उनको पुट किया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके और आपने आंसर निकाला। तो कितना आया बताओ, 0.26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिंक व एजी के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः प्लस 0.76 वोल्ट व माइनस 0.80 वोल्ट है, सेल का सेल विभव ज्ञात करो। ये आपको सेल का प्रदर्शन दे रखा है, इस प्रदर्शन वाले सेल का आपसे क्या पूछा है, सेल विभव पूछा है। तो निश्चित रूप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नए समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और नए समीकरण में हमें आवश्यकता पड़ेगी एक तो ई नोट सेल की। तो पहले हम ई नोट सेल निकाल लेते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ई नोट सेल निकालोगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बताओ इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं, मानक अपचयन विभव के। तो सबसे पहले देखो कैथोड कौन है, ये वाला भाग कैथोड है और ये वाला भाग क्या है, एनोड है। मतलब जिंक धातु की छड़ एनोड के रूप में है और सिल्वर धातु की छड़ किस रूप में है, कैथोड के रूप में। तो आपको कैथोड का मानक अपचयन विभव चाहिए, कैथोड का क्या चाहिए, मानक अपचयन विभव। लेकिन आपको कैथोड जो एजी है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, क्या दे रखा है, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक अपचयन विभव नहीं दे रखा है, मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। और इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखे जाते हैं, मानक अपचयन विभव के रखे जाते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, मानक ऑक्सीकरण विभव से मानक अपचयन विभव निकालोगे। तो कैथोड का मानक अपचयन विभव कितना होगा, माइनस 0.80 वोल्ट ऑक्सीकरण विभव है, तो अपचयन विभव हो जाएगा प्लस 0.80। समझ में आई बात, ये मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, और इस सूत्र में कैथोड का क्या रखना है, मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा बताओ, चिन्ह को बदल देते हैं ना, मैंने आपको बताया था मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के संख्यात्मक मान आपस में बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत। तो बताओ माइनस वाला यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 0.80 माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस बराबर है, यानी ये वाली माइनस मैंने यहाँ पे लगाया। बताओ ई नोट एनोड कितना होगा, एनोड एनोड कौन है, जिंक है, और जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है प्लस 0.76। तो यहाँ पर हम मानक अपचयन रखेंगे तो कितना रखेंगे, माइनस 0.76। इसको सॉल्व करोगे आएगा कितना, 1.56 वोल्ट। तो ये आ गया ई नोट सेल। अब देखिएगा हमें आवश्यकता पड़ेगी नए समीकरण में स्मॉल एन की, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन कौन है इस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस सेल के प्रदर्शन से पहले दोनों अर्ध अभिक्रिया और सेल की सेल अभिक्रिया लिख लेंगे। तो अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं, देखो यहाँ पर जिंक किस में चेंज हो रहा है, ये देखो Zn+2 में जिंक नाइट्रेट जो है, जिंक नाइट्रेट में Zn का ऑक्सीकरण कितना होता है, +2, और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का ऑक्सीकरण कितना होता है, +1। तो बताओ जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक +2 में, जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक +2 में। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई जिंक +2 में चेंज होगा, ZnNO3 का जो होल ट्वाइस है ना, इसका जो मुख्य आयन वो क्या है, Zn+2 है। तो बताओ Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और Ag+ किस में चेंज हो रहा है बताओ, Ag में। तो यहाँ पे लिखेंगे Ag++ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। क्या दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है क्या, नहीं है। अगर होती तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती और वही स्मॉल एन का मान होता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए हम इस वाली समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। ऊपर वाली के साथ कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। या ये भी कह सकते हो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो इस 1 से तो इस समीकरण को गुणा करो,
करो नहीं करो बराबर है, और इस इलेक्ट्रॉन की संख्या से इस समीकरण को गुणा करो, तो इसको किससे गुणा किया 2 से। तो बताओ दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई बराबर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन 2 हो चुके हैं, तो बताओ n का मान कितना हो जाएगा 2। दोनों को जोड़ के एक समीकरण बनाई, Zn प्लस Ag प्लस इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस 2Ag, यहाँ पे 2Ag प्लस होगा, सॉरी Zn प्लस 2Ag प्लस, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, एक Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 m, ये जो AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है वही Ag प्लस की होगी। Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.20, और Ag की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये सॉलिड है और ये भी क्या है सॉलिड। ये क्या है एक्वस और ये क्या है एक्वस। जिस पर आवेश होता है उसको एक्वस लिखना है, और जिस पर आवेश नहीं होता वो शुद्ध ठोस होता है। तो अब इस सवाल में कुछ नहीं है, कैसे करेंगे देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n लोग प्रोडक्ट कौन कौन है बताओ, प्रोडक्ट है Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, और कौन है Ag। Ag की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, Ag की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि गुणांक क्या है 2, डिवाइडेड बाई Zn, और बताओ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ ई नोट सेल कितना है 1.5 है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n कितना आया बताओ 2 आया, लोग Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन बेस 10 है, ठीक है। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन यू हैव टू कंसिडर बेस 10, कोई जानकारी नहीं दे रखी हो तो बेस 10 मानना है। Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.20, Ag की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, तो इसको 1 लिख दिया यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं है। Zn की कॉन्सेंट्रेशन 1 आ जाएगी, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दी कितनी 0.20, Ag की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, क्योंकि Ag क्या है शुद्ध ठोस है। Zn की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि Zn क्या है शुद्ध ठोस, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.56 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 0.03 आ जाएगा लगभग। इसको क्या मान लेना है, मैंने आपको बताया था 0.0591 को लगभग किसके बराबर मानना है 0.06 के। तो जब आप 0.06 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0.03 आएगा, लोग बेस 10। अब देखो 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10, 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10 इंटू बाई 0.1 इंटू बाई 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 ऊपर किससे मल्टीप्लाई 10 से, 1 ऊपर किससे मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। तो बताओ 10 से 10 कट गया, और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो बताओ 1.5 है माइनस 0.03 लोग 20। अब लोग 20 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लोग 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लोग 10 इंटू बाई लोग 10 इंटू बाई 2, यानी लोग 10 प्लस लोग 2, और लोग 10 कितना 1, और लोग 2 कितना 0.3010। सॉल्व करोगे तो 1.3010 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.56 माइनस 0.03 इंटू बाई 1.3010। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.52 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। 25 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, जिसे 0.1 m कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। देखिएगा इससे पहले वाले जो 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए, उन दोनों न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और जब भी आपको टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी जाती है तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही मानना होता है। और जो मैंने नेक्स्ट समीकरण लिखी थी
कौन सी? वो 0.0591 वाली, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर थी? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी हो तो 25 डिग्री सेल्सियस मानना है, और इसमें तो आपको जानकारी भी दे रखी है, तो नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी काम में आएगी? जो हमने निकाली थी 298 केल्विन पर, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है? 298 केल्विन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया है। तो देखिएगा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है उस नेक्स्ट इक्वेशन का उपयोग सेल का सेल विभव तो ज्ञात करने में किया ही जाता है, साथ ही साथ हम उस इक्वेशन से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। बस सेल विभव के स्थान पर आपको इलेक्ट्रोड विभव और मानक सेल विभव के स्थान पे आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखना होता है। तो जो नेक्स्ट समीकरण है वो समीकरण इस क्वेश्चन के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन log 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। बस सेल के स्थान पे क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोड। मतलब ई सेल के स्थान पे इलेक्ट्रोड, ई नॉट सेल के स्थान पे ई नॉट इलेक्ट्रोड लिख दिया। रिमेनिंग इक्वेशन वही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पूछा है जिसे 0.1 एम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। मतलब एक कॉपर धातु की छड़ है, इस कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो रखा है। ये कॉपर धातु की छड़ हो गई और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, और कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 एम। और आपसे पूछा क्या गया है? कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दे रखा है। इसका मतलब ई नॉट इलेक्ट्रोड आपको दे दिया। तो बताओ यहाँ पर ई कॉपर प्लस 2 कॉपर आपको फाइंड आउट करना है। ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर आपको दे रखा है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन कितना होगा? देखो यहाँ पर केवल आपको इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, तो आप केवल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखोगे, और रिएक्शन कौन सी लिखनी है आपको? अपचयन विभव की। क्यों? क्योंकि आपको अपचयन की रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि आपको अपचयन विभव पूछा है। क्या पूछा है? ये कुछ नहीं कहा जाता है तो इलेक्ट्रोड विभव बताओ क्या होता है? अपचयन विभव। तो आप अपचयन की रिएक्शन लिखेंगे। अपचयन की रिएक्शन क्या होगी? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। एक बार वापस से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपसे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था तब कि जब कुछ नहीं कहा जाता तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होता है? अपचयन विभव। इसका मतलब आपसे कॉपर का अपचयन विभव पूछा है, तो आप जो रिएक्शन लिखोगे वो अपचयन की लिखोगे। किसकी लिखोगे? अपचयन की। तो बताओ यहाँ पर कॉपर प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 2। तो यहाँ पे सिंपली एन का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। लोग बताओ प्रोडक्ट कौन है? ये हाफ रिएक्शन ही होगी इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? कॉपर, और रिएक्टेंट कौन है? कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्वस होगा और ये क्या होगा बताओ? सॉलिड होगा। तो इन कॉपर प्लस 2 कॉपर, बताओ कॉपर प्लस 2 कॉपर, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर आपको कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग। अब देखो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया शुद्ध ठोस की सांद्रता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। और कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी? 0.1। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 0.34 माइनस 0.03, इसको लगभग कितना मान लेना है? 0.06, ताकि डिवाइड करने में आपके आसानी रहे। log 10। और बताओ log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, log 10 का मान 1 होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.31 वोल्ट। 0.31 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है, वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव आपसे पूछा है। निकल ऑब्लिक निकल प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन दे दी, एजी प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी ऑब्लिक एजी। ये निकल का मानक अपचयन विभव आपको दे रखा है, और ये सिल्वर यानी एजी का मानक अपचयन विभव आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ई नोट सेल। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड
बताओ कैथोड कौन होगा, ये कैथोड है और ये क्या है एनोड, यानी ये कैथोड का अपचयन विभव आपको दे रखा है। ये देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या को घटते हुए दिखाया गया है, इसका मतलब दोनों ही क्या है मानक अपचयन विभव। तो बताओ कैथोड का मानक अपचयन विभव कितना है 0.80, माइनस एनोड का कितना है 0.25, सॉल्व किया कितना आएगा 1.05 वोल्ट। ये आ गया मानक सेल विभव। अब आपसे पूछा गया है ईएमएफ या ई सेल पूछा है, तो देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। ई नोट सेल तो बताओ कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। एक तो स्मॉल एन चाहिए, तो स्मॉल एन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है सेल अभिक्रिया लिखनी होती है। तो बताओ निकल किस में चेंज हो रहा है, निकल +2 में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag प्लस किस में चेंज हो रहा है Ag में। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो बताओ इस समीकरण को किससे गुणा कर दो 2 से, और दोनों को आपस में जोड़ लो, तो निकल प्लस 2 Ag प्लस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, निकल +2 + 2 Ag। ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया, और ये क्या होगा सॉलिड होगा। ठीक है, बताओ स्मॉल एन कितना आया, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2 का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लोग। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, निकल +2 प्रोडक्ट है, और निकल +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 m इंटू बाई Ag। Ag भी प्रोडक्ट है, और Ag क्या है सॉलिड, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानते हैं 1 मानते हैं, तो 1 का स्क्वायर, इसका कोई मतलब भी नहीं है, लिख सकते हैं या नहीं भी लिखो तो चलेगा। निकल सॉलिड है, तो बताओ यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू बाई, और Ag प्लस एक्वस है, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, बताओ इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 लोग 0.01 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 होगा, इसको आपस में कैंसिल आउट करोगे तो log 1 हो जाएगा। 1.05 माइनस 0.03 इंटू बाई log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1.05 वोल्ट। ये आपस में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे, क्योंकि log 1 कितना बताया था 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो बताओ कितना आएगा 1.05 वोल्ट। तो ये था आपकी बुक का क्वेश्चन जो नैश समीकरण पर आधारित है। निम्न सेल का क्या ज्ञात करना था, सेल विभव करके बताया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 5 है निम्न अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखा है। Mg + 2Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, Mg + 2 और 2Ag, और Mg + 2 की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दे रखी है, और आपसे पूछा गया सेल ई सेल ज्ञात करो, ई नोट सेल की वैल्यू भी आपको दे रखी है। सबसे पहली बात सेल को निरूपित करना है, मतलब सेल का प्रदर्शन करना है, और सेल का प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लवण सेतु के बाईं ओर क्या होता है बताओ एनोड होता है, और लवण सेतु के दाईं ओर क्या होता है कैथोड होता है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले एनोड लिखेंगे, और एनोड के रूप में हम ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को देखेंगे। बताओ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें Mg + 2 में। इसका मतलब हम कह सकते हैं Mg सॉलिड किस में डूबा हुआ है Mg + 2 के विलयन में, और ये एक्वस हो जाएगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.130 m। ये देखो कैसे किया मैंने, हम पहले एनोड को प्रदर्शित करेंगे, और इधर दाई ओर किसको प्रदर्शित करेंगे कैथोड को, बाई ओर एनोड को और दाई ओर कैथोड को, और बीच में क्या लगाएंगे लवण सेतु। लवण सेतु के बाई ओर एनोड होता है, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण। तो बताओ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का किस में हो रहा है Mg + 2 में, तो Mg / Mg + 2 लिख देंगे। और कैथोड पे अपचयन बताओ किसका हो रहा है Ag+ का। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आपको दे रखी है बताओ 0.0001 m / Ag। ये इस सेल का क्या हो गया निरूपण हो गया, मतलब प्रदर्शन हो गया। तो सेल का प्रदर्शन करना आपको आ गया होगा Mg + 2 यहाँ पर लिख दिया एनोड के रूप में, और Ag+ किस में चेंज हो रहा है Ag में, और ये कहाँ पे लिख दिया बताओ कैथोड वाले भाग में, और बीच में क्या लगा दिया लवण सेतु। अब आपसे पूछा है ई सेल, तो बताओ ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें हमने ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या की थी, फाइंड आउट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन से। स्मॉल एन ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन को देखेंगे। देखो mg किस में चेंज हो रहा है, mg+2 में, तो mg ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया होगा, Ag+ ने। इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ये देख लो वापस से mg चेंज हो रहा है mg+2 में, और mg+2 में चेंज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, 2Ag+। तो बताओ n का वैल्यू 2 आ गया। लोग प्रोडक्ट क्या है बताओ, एक तो mg+2 है, mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.130, और क्या है प्रोडक्ट Ag की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। बताओ mg की कॉन्सेंट्रेशन 1 का कोई मतलब नहीं है, और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.001 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कीजिएगा। लोग निकालना मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5। तो आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा।